अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेड बदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ जिल बाय अहमद राव का लास्ट एपिसोड का पार्ट सेकंड लेकर। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। इसके बाद मुझे बस अदालत के दिल में यह शक डालना है कि जिस वक्त कत्ल किया गया ये जैन उस वक्त मौजूद ही नहीं था। मुझे अदालत में DID साबित करना है। साबित ना भी करूँ, शक भी अदालत के दिल में आ गया तो काफ़ी है, क्योंकि अदालत जब तक 100% श्योर न हो वो किसी को सज़ा नहीं देती। उसने सुख का सांस लिया। चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हुई थी जैसा उसने गुमान किया था। कमरा अदालत में सब कुछ छाया हुआ था। पीछे वाले बेंच खाली थी। डेरियन की पार्टी से कोई नहीं आया था। जेना ने आयोना और लीजा को भी आने से मना कर दिया था। सिर्फ डॉक्टर एयोन पिछली नशिस्त पर बैठे नजर आ रहे थे। यजेन कटहरे के पीछे वाली बेंच पर बैठा था। साथ ही पुलिस एहलकार बैठे थे। सरकारी वकील केस के बारे में बात कर चुका था। उनका मुतालबा एक ही था कि यजेन को सजा दी जाए। योर ऑनर, ये शख्स डेरियन नॉक्स की औलाद है। अपने मजे के लिए कत्ल व गारत करना उसे विरासत में मिला है। डेरियन नॉक्स को उसी तरह बेदर्दी से मारा गया था जिस तरह वो लोगों को मारते थे, और कत्ल करने वाला कोई और नहीं यजेन एडम था। उसने यजेन की तरफ इशारा किया जो खामोश बैठा सब सुन रहा था। हम अगर आज इसे सजा दिए बिना जाने देते हैं तो इस बात का क्या सबूत है कि कल को ये मजीद लोगों को कत्ल नहीं करेगा। इसीलिए मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि यजेन एडम को ताउम्र कैद की सजा दी जाए। वो अपनी बात मुकम्मल करके पीछे हटा। माय लॉर्ड, मेरे साथी वकील की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिस वक्त डेरियन नॉक्स का कत्ल हुआ उस वक्त मेरे मुवक्किल अपने होशो हवास में नहीं थे। उनका अपने बदन पर कोई काबू नहीं था। कोई और शख्स उन पर हावी था। वो 2 कदम आगे बढ़ी, फिर अपनी बात का आगाज किया। तो आप कहना चाह रही हैं कि इन पर किसी ने जादू किया था? कैसा मजाक है ये? वो आगे आया और ज़ेना की बात काटी। नहीं, मेरे मुवक्किल को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें एक ही शख्स के अंदर 2 से ज़ायद शख्सियत मौजूद होती हैं। कत्ल यजेन एडम ने नहीं, उनकी दूसरी शख्सियत ज़ियान ने किया है। पुलिस के बयान के मुताबिक भी जब उन्होंने मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार किया था तो वहाँ एक शख्स यजेन को ज़ियान कहकर पुकार रहा था। उसकी बात पर जस्टिन सरकारी वकील खिलखिलाकर हंसा। ज़ेना ने सपाट आंखों के साथ उसे घूरा। मुआफ़ी चाहता हूँ, मगर मुझे लगा था आप कोई ढंग का डिफेंस करेंगी। अदालत ये कैसे मान लेगी कि जो आप कह रही हैं वो दुरुस्त है? उसने अपनी हंसी काबू की, फिर ज़ेना की जानिब देखकर कहा, बिल्कुल, मैं ये बात जानती हूँ, इसलिए मैं सबूत साथ लाई हूँ। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर अपने डेस्क से फाइल और एक लिफाफा उठाया। चंद लम्हों बाद वो फाइल और लिफाफा जज साहब के हाथ में था। वो रिपोर्ट जो डॉक्टर जोन्स ने आपके हवाले की थी वो अब किधर है? वह जॉर्डन के सामने बैठी थी। जॉर्डन ने कुछ पल सोचा, जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो। मेरे कॉटेज के पीछे हमारा आबाई कब्रिस्तान मौजूद है। मैंने वो रिपोर्ट और यजेन के कपड़े एक संदूक में डालकर पहली कब्र के साथ दफना दिए थे। इस फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मेरे मुवक्किल यजेन एडम को 6 साल की उम्र में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया था, और इस लिफाफे में मौजूद यजेन एडम के कपड़े इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जिनसी ज्यादती नहीं, मेरे मुवक्किल पर काफ़ी अरसे तक जिस्मानी तशद्दुद होता रहा था। उसके गले में गिल्टी उभरी। वो अपने एहसासात को जब्त किए सर्द महरी से बता रही थी, लेकिन जब उसने यजेन की जानिब देखा तो उसकी तमाम हिम्मत जवाब दे गई। वो यहाँ मौजूद नहीं था। वो अपने माजी में एक बार फिर से खो चुका था। वो तहखाने से भाग रहा था। किसी ने उसकी टांग पीछे से खींची थी। वो फर्श पर निढाल लेटा था। कोई उसके ऊपर चढ़ रहा था। मकड़ी अपना जाल बुन रही थी। किसी ने पीछे से मकड़ी को खा लिया था। वो हार गई थी। यजेन भी हार गया था। वो दोनों कमज़ोर थे। उसने नाउम्मीदी के साथ गर्दन झुका ली थी, और अगले ही लम्हे उसे अपना जिस्म 2 हिस्से में तकसीम होता हुआ महसूस हुआ। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद को क्यों नहीं आया था? वो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया था? उसने मजबूती के साथ बेंच पर हाथ जमाए, जिस्म बेजान हो गया। वो बस खुद को संभाले बैठा रहा। ज़ेना ने आगे बढ़कर उसका सहारा बनना चाहा, उसे हिम्मत देना चाहिए, लेकिन कोर्ट में वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अपने तमाम आंसू पीछे करते हुए उसकी आंखें फिर से सपाट हो गईं। 6 साल की उम्र में इतना बड़ा सदमा मेरे मुवक्किल से बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनका दिमाग 2 हिस्सों में बट गया। उनके अंदर दूसरी शख्सियत ने जन्म लिया जो कि यजेन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी। मेरे मुवक्किल ने अपनी दूसरी शख्सियत को हमेशा दूसरे शख्स की तरह देखा। वो उस बात से अनजान थे कि उनकी दूसरी शख्सियत किस कदर खतरनाक है। वो बोल रही थी, मगर यजेन की तरफ नहीं देख रही थी। उसे टूटता और बिखरता देखकर उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता था।
اس کا دل چاہتا تھا وہ سب بھول کر اسے اپنے گلے سے لگائے اور اسے بتائے کہ وہ سب حقیقت جاننے کے بعد بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ڈیرین نوکس کا قتل زیان نے کیا ہے، یہ زین نے نہیں۔ دونوں باتوں میں فرق ہے، چاہے جسم دونوں کا ایک ہے، مگر جسم پر قابو کس کا تھا یہ بات جاننا بے حد ضروری ہے، وہ بنا رکے پر اعتماد طریقے سے کہہ رہی تھی۔ لیکن یور آنر، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ عدالت ثبوت کے بغیر کسی بات کا اعتبار نہیں کرتی، اس لیے میں عدالت سے درخواست کروں گی کہ میرے موکل کا ایمنیزیا کا ٹیسٹ لیا جائے۔ اس ڈس آرڈر میں میموری گیپ آنا ایک بے حد عام سی بات ہے۔ جس وقت ایک شخصیت موجود ہوتی ہے اس وقت پیش آنے والے واقعات دوسری شخصیت کو یاد نہیں رہتے، اور اس کے علاوہ میرے موکل کو مکمل طور پر ایگزامن کیا جائے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ جج صاحب بنا کوئی تاثر دیے زینا کی تمام باتیں بغور سن رہے تھے۔ اس نے مزید کچھ فائلز جج صاحب کو تھمائی، پھر جج صاحب کی اجازت سے ڈاکٹر ایون کو کٹہرے میں پیش کیا۔ میرا نام ڈاکٹر ایون ہے، میں آئی پی ہاسپٹل کا اونر اور ایک سائیکائٹرسٹ ہوں۔ چند سال پہلے یزین کے سوتیلے والد جارڈن نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں ان کے بیٹے کی تھیراپی سیشنز لوں۔ اس کا کہنا تھا کہ یزین اکثر غصے میں توڑ پھوڑ کرتا ہے، دوسرے بچوں سے لڑتا ہے، مگر جب اس سب کے بارے میں یزین سے پوچھا جائے تو اسے کچھ یاد ہی نہیں ہوتا۔ یزین کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیتا تھا۔ ایک عام انسان کو دیکھنے میں یہی لگتا تھا کہ یزین اداکاری کر رہا ہے۔ وہ بے حد آرام کے ساتھ اپنی گواہی دے رہے تھے۔ یزین گردن جھکائے اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ وہ سب کا سامنا کیسا کرے گا؟ اس کی ذات پر لگے داغ تمام تر دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ اس ذلت کو بوجھ تلے مر جائے گا۔ کاش وہ مر جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یزین کوئی اداکاری نہیں کرتا تھا۔ میں نے یزین کے کئی سیشنز لیے تھے جن کی رپورٹ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ میں بہت عرصے تک اپنا دماغ لڑاتا رہا، کبھی میری تھیوری کچھ کہتی تھی اور کبھی کچھ، لیکن آخری ملاقات میں جب یزین کی دوسری شخصیت زیان نے مجھ سے بات کی تو میرا دماغ ایک ہی طرف گیا، اور میں آج بھی اپنی بات پر شیور ہوں۔ ڈاکٹر ایون سیشنز کے دوران جو سب محسوس کرتے تھے وہ انہیں نوٹ کرتے تھے۔ جج صاحب تمام تر نوٹس پڑھ رہے تھے۔ جج صاحب نے فائل بند کی تو زینا نے چند مزید فائلز ان کی جانب بڑھائی۔ صرف ڈاکٹر ایون کے نوٹس نہیں بلکہ یزین کی اسکول رپورٹ کارڈ، بورڈنگ اسکول کے ریمارکس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایک پیٹرن ہے جو بچپن سے فالو ہوتا آ رہا ہے، اور میرے موکل کوئی اداکاری نہیں کر رہے۔ یزین ہو یا زیان، چاہے قتل کسی نے بھی کیا ہو، مگر جسم دونوں کا یکساں ہے۔ یہ شخص معاشرے کے لیے پھر بھی ایک خطرہ ہے۔ یہ ایک درندہ ہے جسے کھلے عام نہیں چھوڑا جا سکتا، اسی لیے میں عدالت سے یہی اپیل کروں گا کہ اس شخص کو سزا دی جائے۔ وہ کافی دیر بعد بولا تھا۔ زینا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ یزین کے دماغ میں ایک ہی لفظ گردش کر رہا تھا، درندہ۔ کیا وہ واقعی درندہ تھا؟ کیا وہ باقی لوگوں کے لیے خطرہ تھا؟ اسے اپنا سایہ ایک بار پھر سے بڑا ہوتا محسوس ہوا۔ سایہ بڑا ہو کر ایک بھیڑیے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہ واقعی درندہ تھا۔ یور آنر، جہاں علاج ضروری ہو وہاں سزا مناسب نہیں ہوتی۔ میری عدالت سے آخری اپیل ہے کہ میرے موکل کو سزا نہیں، علاج کی ضرورت ہے۔ یزین ایڈم کو اس گناہ کی سزا نہیں مل سکتی جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ جج صاحب نے چند لمحے تمام تر کاغذات اور باتوں پر غور کیا۔ تمام تر ثبوت اور گواہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی عدالت فی الحال کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ تمام ثبوت یہی کہتے ہیں کہ قتل یزین ایڈم نے ہی کیا ہے، لیکن دوسری طرف عدالت کو شک ہے کہ یزین ایڈم کو واقعی کوئی نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے۔ جب تک عدالت 100% کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی کوئی بھی فیصلہ کرنا مشکل ہے، لہٰذا عدالت 3 الگ الگ سائیکائٹرسٹ کو تعینات کرنے کا حکم جاری کرتی ہے جو مکمل طور پر یزین ایڈم کی جانچ کریں اور یہ بات عدالت کے سامنے پیش کریں کہ کیا یزین ایڈم کو واقعی کوئی نفسیاتی بیماری ہے یا نہیں۔ عدالت برخاست ہو چکی تھی۔ زینا ڈاکٹر ایون کو دیکھ کر مسکرائی۔ ان کی وجہ سے یزین ابھی سزا سے بچ گیا تھا اور اسے امید تھی کہ وہ آگے بھی یزین کو بچا لے گی۔ ملاقاتی کمرے کی سفید دیواریں خاموش کھڑی تھیں۔ کمرے کے وسط میں رکھے میز اور کرسیاں ویران تھیں۔ وہ ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، وہ بھی ایسے بیٹھی تھی۔ یزین کافی دیر خاموش رہا، وہ بھی کچھ نہیں بولی۔ وہ اس کے ساتھ ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لونا کیسی ہے؟ ہاں ٹھیک ہی ہوگی، آہستہ آہستہ اسے عادت ہو جائے گی۔ اور میری لائبریری کوئی نہ کوئی سنبھال ہی لے گا، اور میری کتابیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھیں خود کو دوسری سوچوں سے دور رکھنے کے لیے بولے جا رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے اس کی نم آنکھوں کو تک رہی تھی۔ خیر، کتابیں کوئی اور پڑھ لے گا، تم میری کتابیں کسی کو گفٹ کر دینا۔ اور لیزا کیسی ہے؟ تم نے کل بتایا تھا کہ وہ اسٹیفن سے شادی کر رہی ہے۔ دونوں ساتھ اچھے لگتے ہیں ویسے۔ اور
تمہارا کیا پلان ہے؟ تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا؟ ایک دم اس کی آواز دب گئی، آنسو گلے کا پھندا بن گئے۔ وہ اس سے آگے کچھ کہہ نہیں پایا، آنکھیں جھکائے وہ شرمندہ سا بیٹھا تھا، جیسے وہ کسی سے نظر ملانے کے لائق نہیں تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تو زینا نے اس کے گال تھامے اور اس کے چہرے کا رخ اپنے جانب کیا، پھر زبردستی یزین کی آنکھیں اوپر کی۔ وہ شدید سرخ تھیں، بھیگی آنکھیں تکلیف سے چور تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ چند ثانیے اسے چپ چاپ دیکھتا رہا، آنکھیں اس کا حال بیان کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اس کے پوچھنے پر یزین نے نہ چاہتے ہوئے بھی نفی میں سر ہلایا، ضبط کے تمام آنسو بہنے لگے۔ وہ ہمیشہ خود کو اس کے ساتھ محفوظ محسوس کرتا تھا، اسے کبھی بھی زینا سے اپنے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر زینا کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اس نے بنا کچھ بولے یزین کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ زینا، زینا! وہ درد سے تڑپتے ہوئے اس کا نام پکار رہا تھا۔ پھر وہ زینا کے کندھے پر سر رکھ کر روتا گیا۔ روتے روتے اس کا سانس پھولنے لگا۔ وہ منہ سے سانس لینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیسے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ زینا نے نرمی کے ساتھ اس کی کمر تھپتھپائی، آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو مزید تیزی کے ساتھ بہنے لگے۔ میں چھوٹا تھا بہت، میں کیا کرتا زینا مجھے بھاگنا چاہیے تھا۔ اس کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ وہ لمبا اور گہرا سانس لینے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ مگر میرا یقین کرو، میں بھاگا تھا، لیکن میں خود کو نہیں بچا پایا۔ زینا نے مزید زور سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کی ذات کے بکھرے حصوں کو سمیٹنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ خود بھی سلامت کہاں تھی۔ وہ تو ایک خاموش، سرد اور باہر سے مضبوط دکھائی دینے والا برف کا مجسمہ تھی، جو ایک چوٹ پر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا تھا۔ وہ دونوں گھائل تھے، جو ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں وہاں سے بھاگا، پھر پیچھے سے اس نے میری ٹانگ کھینچی، پھر زینا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ میری ذات داغدار ہے، تم چھوڑ دو مجھے، میں تمہاری دوستی کے لائق نہیں۔ وہ بلند آواز کے ساتھ رونے لگا۔ یزین مسلسل کئی لمحوں تک یوں ہی روتا رہا، اور وہ نرمی کے ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ چھوڑ دو مجھے، میں کسی چیز کے قابل نہیں۔ آنکھیں رو رو کر تھک گئی تھی، آنسو کے بہنے کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، مگر آواز اب بھی روحاسی تھی، بے ضرر و درد سے بھرپور۔ وہ اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اس سے جدا ہونے لگا، لیکن زینا نے مزید مضبوطی کے ساتھ اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی، یزین میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اور طاقت لگا سکے۔ وہ اپنی جگہ پر ہی ساکت ہو گیا۔ نہیں چھوڑ سکتی تمہیں، نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ بن آواز کے رو رہی تھی، جیسے ابھی بھی وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یزین نے ایک گہرا سانس بھرا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ جیل نہ صحیح تو ہاسپٹل، میں کبھی بھی آزاد زندگی نہیں گزار سکوں گا۔ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ وہ یزین سے جدا ہوئی، اپنے آنسو صاف کیے، پھر یزین کے نم گالوں کو پوچھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، پھر وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بہت سی ہمت جمع کرنے کے بعد بولنا شروع ہوئی۔ میں کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ اتنے سالوں سے اپنے جذبات چھپاتی آ رہی ہوں، لیکن اب اور نہیں۔ وہ رک رک کر ایک جملہ ادا کر رہی تھی۔ اپنے دل کی بات کہنا اسے ہمیشہ سے ہی مشکل لگتا تھا، لیکن آج اسے ہمت کرنی ہوگی، اپنے لیے نہیں، یزین کے لیے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں یزین۔ چند پل کے لیے چلتے لب سل گئے۔ وہ نظر چراتے ہوئے اس سے آگے بولنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگی، اور یزین کو لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ کوئی بھی حرکت کیے بغیر بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ زیادہ یا کم محبت کا نہیں پتا، بس یہ پتا ہے کہ میں تمہارے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ پاتی۔ دل سے نفرت کا پردہ ہٹا تو اندر قید محبت کا خیال آیا۔ مجھے تمہارا خیال آیا، میں تمہارے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتی ہوں یزین۔ بھیگی پلکوں کے بیچ سمائی سرمئی آنکھیں محبت کا پیغام دے رہی تھیں، ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اسے خوشی تھی کہ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے جذبات کھل کر بیان کر پائی تھی۔ یزین کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی سنائی دی۔ زینا کے الفاظ، اس کی آنکھیں، اس کا اسبات میں ہلتا سر، دھیمی دھیمی مسکراہٹ، سب ایک خواب کی مانند خوبصورت تھا، مگر یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، اور زندگی میں پہلی بار اسے حقیقت سے محبت ہوئی تھی۔
میں جس خوشحال زندگی کا خواب دیکھتی ہوں اس میں تم ہو۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہے جس میں ہم دونوں خوشی سے رہتے ہیں۔ ہر صبح کا آغاز تمہارے ہاتھ کی بنی کافی سے ہوتا ہے، پھر ہم دونوں کام کے لیے نکل جاتے ہیں۔ شام کو جب ہم واپس آتے ہیں تو مل کر گلی میں ریکٹس کھیلتے ہیں، اور تم جان بوجھ کر مجھ سے ہار جاتے ہو، پھر تم اپنے اور میرے لیے کافی بناتے ہو۔ کافی پینے کے بعد میں تمہارے سینے پر سر رکھتی ہوں اور تم مجھے کہانیاں پڑھ پڑھ کر سناتے ہو، اور پھر ہم دونوں کی کسی بات پر بحث ہو جاتی ہے، لیکن تم بنا کسی غلطی کے مجھ سے معافی مانگ لیتے ہو اور میں ایک پل میں ہی راضی ہو جاتی ہوں، اور پھر ہم ایک دوسرے کو مسکراتا دیکھ کر سو جاتے ہیں۔ وہ کسی خواب میں کھوئی ہوئی لبوں پر نرم مسکراہٹ سجائے یہ زین کو بتا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ سنتا گیا۔ اسے لگا جیسے زینا اپنی نہیں بلکہ یہ زین کا خواب بتا رہی ہے، یوں کہ جو سب وہ کہنا چاہتا تھا وہ بن کہے سمجھ گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس لمحے زندگی کتنی آسان اور پرسکون لگ رہی تھی۔ ہمیں اپنے خواب پورے کرنے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ہمت دکھاؤ۔ تمہارے لیے جتنے بھی ٹیسٹ یا سیشنز لے جائیں تم کھل کر سب بتاؤ گے میرے لیے، پلیز۔ اس نے پر امید ہو کر التجا کی۔ یزین نے سر ہلا دیا۔ اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے تم پر فخر ہے۔ 6 سال کا یزین خود کو نہیں بچا پایا کیونکہ وہ بچہ تھا، کمزور تھا، مگر اب تم کمزور نہیں ہو، تم بہت ہمت والے ہو یزین۔ تمہیں اپنے اندر کی برائی سے لڑنا ہوگا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس نے پھر سے سر ہلایا۔ اور تمہاری ذات پر کوئی داغ نہیں ہے، تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تمہاری یقین کرتی ہوں اور ہمیشہ کروں گی۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی یزین۔ اس نے یزین کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ وہ سلاخوں کے پیچھے اکیلا بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ زینا کے چلے جانے کے بعد کافی دیر تک یزین کو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں محسوس ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی سے اپنی سب سے بری یاد کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ دل کا بہت سا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ خود کو کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ چند مہینے کے عرصے میں 3 مختلف سائیکائٹرسٹ نے یزین کے مختلف ٹیسٹ انٹرویو لیے تھے۔ اسے کچھ دنوں کے لیے ایک کمرے میں بند رکھا گیا تھا۔ کمرے میں چھپا کر کیمرے لگائے گئے تھے جس کی بدولت یزین کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ کیمرے کی خبر نہ تو یزین کو تھی نہ ہی زیان کو۔ یزین اکثر ہی رات کو دیواروں پر غصے میں مکے مارنے لگ جاتا تھا۔ وہ دن بھر پرسکون طریقے سے رہتا تھا تو رات کو ایسا کیا ہوتا تھا؟ یہ ایک پیٹرن تھا جو روز رات کو دہرایا جاتا تھا۔ مجھے اس رات کے متعلق ایک بات بتائیں جس رات آپ کا ریپ ہوا تھا۔ کمرے میں ایک ڈاکٹر بیٹھی اس سے سوال کر رہی تھی۔ یزین نے لمحے بھر کو سوچا۔ ہمیں اپنے خواب پورے کرنے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ہمت دکھاؤ۔ تمہارے جتنے بھی ٹیسٹ یا سیشنز لیے جائیں تم کھل کر سب بتاؤ گے میرے لیے، پلیز۔ اسے زینا کی بات یاد آئی۔ پھر اس نے بہت سارا تھوک نکلا اور بولنا شروع ہوا۔ اور پھر میں چھپ گیا اور وہ گانا گاتے ہوئے میرے پاس آ رہا تھا۔ اس کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا، سانسیں ناہموار چل رہی تھی، لب تھرتھرا رہے تھے۔ کون سا گانا؟ وہ ایک دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کے آس پاس کوئی نہیں تھی۔ ریلیکس یزین، ہم بس بات کریں گے۔ اس نے سامنے دیکھا تو سامنے ایک شیشے کی دیوار تھی اور شیشے کی دوسری جانب بیٹھی ڈاکٹر بہت نرم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ تو آپ بتا رہے تھے کل آپ اپنی دوست سے ملے تھے، تو اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ کل میں نے… وہ تحمل سے اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ یزین ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے اعصاب ڈھیلے تھے، آنکھوں میں نرمی برقرار تھی۔ اور پھر اچانک کمرے میں کوئی آواز گونجی۔ سامنے بیٹھے ڈاکٹر کے تاثرات میں کوئی فرق نہ آیا، لیکن یزین نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ Maybe you think you can hide۔ یہ الفاظ اس کے سر پر ہتھوڑے برسانے لگے۔ یزین ماضی کی سب سے بدترین یاد میں کھویا ہوا تھا۔ وہ اس درندے کو اپنے قریب آتا محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن وہ بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ I can smell your scent from miles۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا، بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، دماغ میں دھن چھانے لگی۔ اس کے بعد وہ کچھ سوچ ہی نہیں پایا۔ اس کے سوچنے سمجھنے یا کوئی بھی حرکت کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ یزین آپ ٹھیک ہو؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی ڈاکٹر کو دیکھا۔ آنکھیں پل بھر میں غصیلی اور سخت ہو گئی تھی۔ بدن ایک دم ہی چست ہو گیا تھا۔ ڈھیلے کندھے تن گئے، چہرہ سرد ہو چکا تھا۔ اب وہاں گھبراہٹ نہیں تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنی آواز بہت آہستہ رکھنے کی کوشش کی۔ لہجے کی نرمی کو برقرار رکھا گیا
लेकिन सामने बैठी डॉक्टर ये सब महसूस कर चुकी थी। वो जो कोई भी था, वो यज़ेन बनने की अदाकारी कर रहा था। एक नॉर्मल इंसान आसानी से धोखा खा सकता था, लेकिन एक साइकाइट्रिस्ट नहीं। यज़ेन के इंटरव्यू और सेशंस का सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर्स किसी हद तक एक राय पर नहीं पहुंच पा रहे थे, और फिर हिप्नोटाइजिंग के जरिए यज़ेन की दूसरी शख्सियत से बात करने की कोशिश की गई। ज़बरदस्ती उसे बोलने पर मजबूर किया गया। तुम्हारा नाम? ज़यान। मेरा नाम ज़यान है। बिल आखिर वो जोर से चिल्लाया। एमनीसिया के टेस्ट के जरिए ये देखा गया कि यज़ेन के मेमोरी में चंद गैप्स हैं। मजीद उसका मुकम्मल जहनी सेहत का मुआयना किया गया, जिससे यह बात दुरुस्त साबित हुई कि यज़ेन दिमागी तौर पर सेहतयाब नहीं है। यज़ेन के बर्ताव और मुख्तलिफ इंटरव्यू के रिपोर्ट्स से ये बात मुकम्मल तौर पर साबित नहीं हुई थी कि यज़ेन को DID है, मगर 80% नताइज DID की तरफ ही इशारा करते थे। तमाम सबूत और शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले तक पहुंची है कि यज़ेन एडम जहनी तौर पर बीमार है। अदालत को ये भी शक है कि जिस वक्त डेरियन नॉक्स का कत्ल हुआ, यज़ेन एडम अपने होश में नहीं थे, लेकिन अदालत ऐसे शख्स को खुलेआम नहीं छोड़ सकती जो दूसरे लोगों के लिए खतरा हो, और अदालत सज़ा से ज़्यादा इलाज पर यकीन रखती है। इसीलिए अदालत यज़ेन एडम को स्टेट हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का हुक्म जारी करती है, जहां यज़ेन एडम की बीमारी को परखा जाए और उनका इलाज किया जाएगा। अदालत अपना फैसला सुना चुकी थी। स्टेट हॉस्पिटल लेनिक्स। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। पास खड़ी नर्स ने कमरे की लाइट जलाई। कमरे के वस्त में सिंगल बेड लगा हुआ था। बेड के सामने अलमारी बनी थी और साथ में मेज़ पड़ी थी। मेज़ के ऊपर बुक शेल्फ थी और साथ में एक कुर्सी रखी थी। बेड के दोनों साइड पर छोटे मेज़ रखे थे। तमाम फर्नीचर तेज़ भूरे रंग का था, उसका पसंदीदा रंग। दाखिली दरवाजे के बिल्कुल सामने खिड़की थी, जिस पर भूरे पर्दे लटके हुए थे। कमरा छोटा था, मगर उसकी मर्जी के मुताबिक था। जैसा आपने बताया था, हमने उसी के मुताबिक कमरे को डिज़ाइन करवाया है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि मरीज़ यहाँ आरामदेह महसूस करें। उससे ये न लगे कि वो किसी किस्म की जेल में है। वो जितना खुद को आज़ाद और महफूज महसूस करेगा, उनका इलाज करना इतना ही आसान होगा। डॉक्टर ओलिविया और ज़ैना राहदारी में एक साथ चल रही थीं। वो ज़ैना को पूरे हॉस्पिटल की सैर करवा रही थी और ज़ैना उसकी बातें गौर से सुन रही थी। बस मैं यही चाहती हूँ कि यज़ेन को इधर कोई तकलीफ ना हो। आप बेफिक्र रहें, उसने मुस्कुराकर ज़ैना को तसल्ली दी। और मेरी दरख्वास्त का क्या हुआ? मैं यज़ेन से रोज़ मिलना चाहती हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं रोज़ उससे मिल सकूँ? मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसा मुमकिन हो सके, क्योंकि ये यज़ेन की थेरेपी सेशंस के लिए भी ज़रूरी है। रोज़ की ना सही, मगर हफ्ते में 4 दिन की इजाज़त तो पक्का मिल जाएगी। ज़ैना ने इस बात में सर हिलाया। मैंने डॉक्टर एवन के हॉस्पिटल में 1 साल इंटर्नशिप की थी। उन्होंने आपका और यज़ेन का जिक्र किया था। आप बेफिक्र रहें, आपको मुझसे फेवर्स मिलते रहेंगे। उसने हंसते हुए अपनी बात मुकम्मल की तो ज़ैना भी मुस्कुरा दी। यज़ेन का केस डॉक्टर ओलिविया के हवाले किया गया था। ओलिविया ज़ैना के हम उम्र थी, इसीलिए उनकी अच्छी बातचीत हो गई थी। उससे बात करके ज़ैना किसी हद तक मुतमईन थी। यज़ेन ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया था। बुक शेल्फ किताबों से भर गया था। वो ज़ैना के हाथों अपनी पुरानी किताबें मंगवा लिया करता था। चेकिंग के बाद वो किताबें उसके कमरे में मुंतकिल कर दी जाती थीं। 14 जुलाई। वो कमरे में चक्कर लगाते हुए उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने घड़ी में वक्त देखा। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो दरवाजे के उस पार खड़ा उसे मुस्कुराकर देख रहा था। वो सियाह रंग की सादा सी टी शर्ट पहने हुए थी, जो कि उसके बदन से लिपटी हुई थी। उसकी आस्तीनें मुख्तसर थीं, जिसके पास उसके बाजू नुमाया थे। टी शर्ट हल्के नीले रंग की जीन्स में टकिन थी। कमर तक आते हुए कुशादा और ढीली जीन्स गहरी सुर्ख रंग की बेल्ट से बंधी थी। पाँव में पहने सुर्खी माइल हील्स की वजह से कमरे में टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी। उसके कंधे पर गहरे सुर्ख रंग का बैग लटक रहा था। सियाह बाल हमेशा की तरह खुले छोड़े हुए थे, जिन्हें वो अपने हाथों से समेट लेना चाहती थी। होठों पर तेज सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। गाल हल्के हल्के सुर्ख थे। सुरमई आंखों के गिर्द लंबी ड्रामाई अंदाज में मुड़ी हुई पलकें पहरा दे रही थीं। यज़ेन को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। हैप्पी बर्थडे आइसक्रीम। वो हाथ बांधे खड़ी धीमी धीमी मुस्कुराहट के साथ यज़ेन को सालगिरह मुबारक कह रही थी। यज़ेन पहले हैरत से उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए आंखें झुका ली। फिर वो चलते हुए उसके करीब आया। वो हल्के भूरे रंग की ढीली ढाली शर्ट में मलबूस था, जिसकी आधी आस्तीनें बाजू से चिपकी हुई थी। नीचे तेज भूरे रंग की पैंट पहनी थी। शर्ट आगे से टक इन थी, जिसकी वजह से बेल्ट का सियाह बकल नजर आ रहा था। नीचे सियाह बूट पहने थे।
बाल माथे पर बिखरे हुए थे, होठों पर बेमायने हंसी थी। वो ऐनक के पीछे टिकी भूरी आंखों में अपना अक्स देख सकती थी और उसे अपना अक्स अपने आप से ज्यादा हसीन लगा था। हैप्पी बर्थडे, लफ्जों में कंजूसी करते हो तुम। उसकी बात पर वो खिलखिलाकर हंसा। अभी वो कोई जवाब देता कि सोफे पर बैठी हुई लूना ने यज़ीन के कंधे पर छलांग लगाई। वो हैरान भी था और खुश भी। उसने लूना को जोर से गले लगाया। इतनी मुश्किल से इजाज़त मिली है लूना को इधर लाने की। डॉक्टर ओलिविया मदद ना करती तो ये हॉस्पिटल वाले तो कभी इजाज़त ना देते। वो लूना के दोनों गालों को बारी बारी चूम रहा था। वो बड़ी हो गई थी। उसने लूना के सर पर लगी हुई गुलाबी पिन सीधी की। ज़ैना ने लूना को अपनी गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन वो म्याऊं म्याऊं करते हुए यज़ीन के कंधे से लिपट गई थी। ज़ैना का मुंह फूल गया। पूरा दिन मेरे पास रहती है और अब देखो इसे। यज़ीन का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। वो दोनों चमड़े के सोफे पर बराजमान हुए। लूना यज़ीन के गोद में आराम फरमाने लगी। सोफे के सामने मेज पर केक रखा था जिस पर सुर्ख मोमबत्तियां लगी हुई थी। ज़ैना ने बारी बारी तमाम मोमबत्तियां जलाई, फिर साइड पर रखे हुए केक के डब्बे को फोल्ड करके चौरस शक्ल दी। छुरी लाने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए गुजारा करना पड़ेगा। यज़ीन ने सर हिलाते हुए उसका हाथ थामा। फिर दोनों ने एक साथ तमाम मोमबत्तियां बुझाईं। वो उसका हाथ थामे केक काट रहा था और वो उसे देख रही थी। क्या था उस शख्स में जो उसके दिल को लुभाता था? वो कब से इस कदर जज्बाती हो गई थी कि यज़ीन के हाथ पकड़ लेने पर भी उसके रुखसार गुलाबी हो गए थे। हम बच्चों की तरह सालगिरह मनाते हुए अच्छे थोड़ी लगते हैं। वो दिल ही दिल में खुशी के मारे पागल हो रहा था। ज़ैना ने आबरू उठाकर उसे देखा। तो केक क्यों काटा? अब मैंने कहा कि तुम पूरे 1 घंटे का सफर करके मेरे लिए केक लाई हो, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है अगर मैं मना कर देता। वो उसे चढ़ाते हुए कह रहा था। तुम्हारी मैं रग रग से वाकिफ हूँ। ये जो चेहरे पर बेमायने मुस्कुराहट है ना, इसे तुम छुपा नहीं सकते। ज़ैना ने हल्का सा थप्पड़ उसके सर पर मारा। वो अपनी आंखों पर हाथ रख कर मुस्कुराया। वो लूना के सर पर हाथ फेर रहा था। ज़ैना ने अपने पर्स से एक लिफाफा बाहर निकाला और यज़ीन की जानिब बढ़ा दिया। यज़ीन ने उसके हाथ से लिफाफा थामा, फिर जल्दी जल्दी लिफाफा खोलने लगा। लिफाफे के अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर में वो दोनों एक साथ खड़े थे। यज़ीन 4 साल का था और ज़ैना 3 साल की। ज़ैना मुस्कुरा रही थी जबकि यज़ीन मुंह फुलाए हुए खड़ा था। मुझे याद है उस दिन तुम हमारे घर पर आई थी और तुमने मेरी रिमोट कंट्रोल कार तोड़ दी थी और मैं इतना गुस्सा था। ये जबरदस्ती तस्वीर बनवाई गई थी हमारी। हमेशा से मेरी ही सुनी जाती है, वो इतराते हुए बोली। यज़ीन ने हार मानते हुए मुस्कुराकर सर हिला दिया। फिर उसने तस्वीर अपनी जेब में डाल ली। बचपन की अच्छी यादें ताज़ा हो गई थीं। थोड़ी देर बाद वो दोनों केक खाने लगे। बातें करते करते काफ़ी वक्त बीत गया। तुम अपनी हर सालगिरह अंकल के कब्र पर जाकर मनाती थी। मैंने जिंदगी में पहले किसी को कब्रिस्तान में केक काटते हुए नहीं देखा, उसने केक खाते हुए कहा। ज़ैना के हाथ में मौजूद चम्मच अपनी जगह पर जम गया। मुस्कुराहट गायब हो गई। आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। वो अपनी बात पर शर्मिंदा था। मैं वक्त में पीछे फंसे रहना नहीं चाहती। पहले ही इस गलती की वजह से बहुत नुकसान हो गया है मेरा। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। वो उसे देखकर फीका सा मुस्कुराई, फिर उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। उसने लूना को सोफे पर लिटाया और उसके पीछे चल दिया। खिड़की खुली हुई थी। बाहर दरमियानी रफ्तार में हवा चल रही थी। हवा में नमी थी। बादल झुके खड़े थे। मौसम हल्का गर्म मगर खुशगवार था। चंद सानिये बाद आसमान से हल्की हल्की बूंदें बरसने लगी। ज़ैना ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला। उसका हाथ बारिश में भीग रहा था। तुम्हें गर्मी की बारिशें पसंद है? याद है जब भी बारिश होती थी तुम मुझे घसीट कर बैकयार्ड में ले जाया करती थी और फिर हम दोनों बारिश के थम जाने तक नहाया करते थे। वो गुजरे पलों को याद कर रहा था। ज़ैना ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। और आज तुम मुझे तो लेकर नहीं जा सकती, लेकिन तुम खुद तो जा सकती हो। तुम्हें जाकर बारिश के मज़े लेने चाहिए। तुम्हें मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी के मज़े ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हारे साथ रुक तो सकती हूँ ना। उसने नज़र उठाकर यज़ीन को देखा। तुम अपनी खुशियों पर मेरे लिए पाबंदी नहीं लगा सकती। यज़ीन खिड़की से टेक लगाए हुए खड़ा था। वो बारिश के नज़ारे नहीं कर रहा था। बाहर का खुशगवार मौसम देखकर उसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि वो कैद में है। उसे बिना इजाज़त के बाहर जाना मना था। कोई चाहे जितना मर्जी इनकार कर ले, लेकिन ये जगह एक जेल ही थी। वो पिछले पल कितना हंस रहा था और अब उसका चेहरा मुरझा गया था। उसके अंदर तक उदासी छा गई। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि ऐसा मैं चाहती हूँ। यही मेरी खुशी है। तुम ये क्यों नहीं समझते? वो उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहा था? क्यों वो दोनों करीब होकर भी दूर थे? वो खिड़की के पास से हट गया, फिर लूना के पास वापस आया। गीली आंखों के साथ लूना को देखा
اس کی پشت زینا کی جانب تھی، مگر وہ جان گئی تھی کہ وہ رو رہا تھا۔ یزین نے اپنی اینک اتار کر لونا کو پیار کیا، پھر واپس دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ دروازے پر آ کر وہ رکا۔ تم میری وجہ سے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر تم واقعی آگے بڑھنا چاہتی ہو تو مجھے بھول جاؤ اور اپنی زندگی ایک نئے سرے سے شروع کرو۔ وہ بنا پلٹے کہہ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے زینا کو مڑ کر دیکھا، جو کہ اب تک کھڑکی سے باہر بارش کو برستا ہوا تک رہی تھی۔ مجھے کبھی بھی گرمی کی بارشیں نہیں پسند تھی، مجھے تمہارے ساتھ بارش میں بھیگنا پسند تھا۔ بات کبھی بھی بارش کی نہیں تھی، بات تمہاری تھی۔ جواب میں دروازہ بند ہونے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو یزین وہاں سے جا چکا تھا۔ لونا دروازے کے پاس کھڑی میاؤں میاؤں کر رہی تھی، لیکن نہ تو دروازہ کھلا نہ ہی وہ واپس آیا۔ جنگل کے آخر پر ایک جھیل واقع تھی۔ وہ جھیل کے کنارے چند لکڑیاں جلائے ہوئے ان کے قریب بیٹھا تھا۔ لکڑیوں کے اوپر رکھی ہانڈی میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اتنے مہینے ہو گئے، ہم کب تک ایسے چھپے رہیں گے؟ پاس بیٹھا ایک آدمی بولا۔ بوس تو مر گئے، زیان جیل چلا گیا، اب ہمیں کسی اور گینگ کے ساتھ ہاتھ ملا لینا چاہیے۔ دوسرے آدمی نے کہا، ہاں یہ صحیح رہے گا، کم سے کم کچھ پیسے تو ملیں گے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زیان بوس کا بیٹا نکلے گا، ہر اخبار میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے۔ وہ لوگ آپس میں آہستہ آہستہ سرگوشی کر رہے تھے، مگر ولیم ان کی باتیں سن سکتا تھا۔ تم نے زیان کی شکل دیکھی تھی اخبار میں؟ شکل سے کتنا معصوم لگ رہا تھا، مجھے تو لگتا تھا کہ اس کے چہرے پر ہر وقت غصہ ہی رہتا ہوگا۔ ہاں، میں نے بھی اسے کافی خطرناک قسم کا امیجن کیا تھا۔ تم سب اپنی بکواس بند کرو گے؟ وہ چلایا۔ ایک دم سب کے منہ سل گئے۔ نہ تو ہم کسی اور گینگ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے اور نہ ہی ہم زین کے آنے کا انتظار کرنا چھوڑیں گے۔ ولیم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن وہ واپس کیسے آئے گا؟ اس وقت تو وہ جیل میں ہوگا۔ وہ جہاں بھی ہے وہ ہم سے رابطہ ضرور کرے گا، مجھے بس اس کے رابطے کا انتظار ہے۔ وہ تیز تیز ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے دور جانے لگا۔ وہ یزین کے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں پہنچ کر وہ ایک لمحے کو ٹھہر گئی۔ آج بھی وہاں ہر چیزیں ویسی ہی موجود تھیں جیسے اس نے کئی سال پہلے سجائی تھی۔ یزین سے پہلے یہ گھر ایڈم کا تھا، جہاں کی ایک ایک چیز اس کی مرضی کے مطابق تھی۔ وہ سالوں بعد اسی جگہ پر کھڑے ہو کر ماضی کے لمحات کو یاد کر رہی تھی۔ سامنے کچن کی شیلف کے پاس ایڈم کھڑا تھا۔ وہ یزین کو گود میں لیے تھپکی دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ انڈے پھینٹ رہا تھا، اور وہ آرام سے صوفے پر بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی۔ ایڈم جلدی جلدی یزین کو فیڈر بنا کر دے رہا تھا، پھر اسے صوفے پر لٹا کر جلدی جلدی لاؤنج سمیٹنے لگا۔ وہ بہت گند ڈالتی تھی اور ایڈم چپ چاپ سب صاف کر دیا کرتا تھا۔ وہ یزین کو ڈانٹ رہی تھی، یزین مسلسل رو رہا تھا۔ ایڈم نے جھٹ سے یزین کو اپنی گود میں اٹھا کر چپ کروانا شروع کر دیا۔ اب وہ یزین کا سارا غصہ ایڈم پر نکال رہی تھی، اور وہ بنا کچھ بولے سب سنے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ اس کی چھوٹی سی زندگی تھی لیکن حسین تھی۔ میں نے قدر نہیں کی ایڈم، میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ وہ نیچے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کئی بار یزین سے ملنے گئی تھی، مگر وہ ملنے سے انکار کر دیتا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، اسے ایک بار گلے لگانا چاہتی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے یزین کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ میں اپنی اولاد کو کیسے بھول گئی تھی؟ وہ فرش کو ملامتی نظروں سے گھور رہی تھی۔ خود سے نگاہیں ملانے کی بھی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ ہمیشہ سے خود غرض تھی۔ اس نے نہ کبھی ایڈم کی قدر کی، نہ کبھی یزین کا سوچا۔ اسے بس اپنی اور اپنے خوابوں کی پرواہ تھی۔ ڈیرین سے محبت نے اسے اندھا کر دیا تھا، اور اب جب اسے سب دکھنے لگا تھا تب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس نے میز پر کوہنی ٹکائی اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ سامنے کتاب کھلی پڑی تھی، لیکن اس سے کچھ پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ کسی نے باہر سے کمرے کے دروازے کو لوک لگایا تھا، جس کی آواز خاموش دیوار سے ٹکرائی۔ شام ہوتے ہی اس کے کمرے کو لوک کر دیا جاتا تھا۔ اسے رات میں باہر آنے کی اجازت ہرگز نہیں تھی۔ یزین نے اداسی سے مسکراتے ہوئے میز کی دراز کھولی۔ اندر چند کاغذات تھے جن پر وہ لکھا کرتا تھا۔ اس نے 2-3 صاف کاغذ باہر نکالے، پھر ہاتھ میں قلم تھام کر لکھنا شروع کیا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں موقع نہیں دیتی، اور جب دیتی ہے تب تک ہم خود ہی ہار مان چکے ہوتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ زینا کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ خواہش لاحاصل ہے، لیکن اب جب لگتا ہے کہ شاید وہ خواب لاحاصل نہیں تھے، شاید وہ سب خواب حقیقت بن سکتے ہیں، تو نہ جانے کیوں ڈر لگتا ہے۔ شاید خواب
ख्वाब रहे तो अनमोल रहता है, मिल जाए तो खाक हो जाता है। उसका चलता कलम रुक गया। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। उसने खिड़की की जानिब देखा। नीला आसमान सितारों से भरा पड़ा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जमीन की हर चीज चांदनी में चमक रही थी, लेकिन चांद की रोशनी उसके कमरे तक नहीं पहुंच रही थी। वहां अंधेरा था। मैं एक कैद में हूँ। मैं आज़ादी के साथ घूम नहीं सकता, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता। शायद मैं बाहर की दुनिया दोबारा फिर कभी न देख पाऊँ। और ये सब जानते हुए भी मैं ज़ैना की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? वो आज़ाद है, वो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। मैं नहीं। वो आगे बढ़ सकती है और मैं खुद गर्ज बनकर उसे अपने साथ रुकने का नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। क्या अगर मैं सारी ज़िंदगी इधर कैद रहा तो वो मेरे लिए सारी ज़िंदगी इंतज़ार करेगी? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। ज़िंदगी हमें उस मोड़ पर ले आई है जहाँ मैं ज़मीन हूँ तो वो आसमान, जिनका मिलना नामुमकिन है। उसने अपना कलम बंद करके मेज़ पर रखा। फिर वो काफ़ी देर उसी तरह साकित बैठा रहा। उसने एक बार मुड़कर खिड़की की जानिब हसरत भरी निगाहों से देखा। आज़ादी पर उसका भी तो हक था। वो भी तो एक खुशहाल और पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन क्या वो सारी ज़िंदगी यूं ही कैद में काट देगा? ये ज़ैन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, फिर खिड़की की जानिब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। बाहर कितना सकूत छाया हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान बरपा था। शायद मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मुझे एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। मैंने न जाने कितने कत्ल किए हैं। मेरी वजह से न जाने कितने लोग मारे गए हैं। मेरे हाथ बेगुनाह लोगों के खून में रंगे हुए हैं। उसने अपने हाथ हवा में उठाए, नजरें झुकाए हुए अपने हाथों की जानिब देख रहा था, और देखते ही देखते उसके हाथ सुर्ख होते गए। फिर वो सुर्ख रंग खून में तब्दील हो गया। खून उसके हाथ से टपक कर खिड़की से बाहर जमीन पर गिर रहा था। और फिर उसने देखा पूरी जमीन सुर्ख हो गई। हर तरफ सुर्खी ही सुर्खी छा गई। खून का एक तालाब था जो इस वक्त उसके कमरे की जानिब बढ़ रहा था। यजीन ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से खिड़की बंद कर ली। माथे पर खौफ के साए मंडलाने लगे थे। आंखें बेसाख्ता ही भीग गईं। नफरत करता हूँ मैं खुद से। मेरी वजह से सब हुआ। अगर मैं उस कदर कमज़ोर ना होता तो ज़यान कभी ना आता। वो कभी मुझ पर हावी ना होता। वो कभी भी किसी की जान न लेता। काश काश मैंने खुद को बचा लिया होता। फिर फिर मेरी वजह से कोई कोई भी ना मरता। वो खिड़की से टेक लगाए हुए खड़ा था। फिर जैसे अनगिनत लाशों का बोझ उसके कंधे पर पड़ने लगा था। वो लाशौरी तौर पर नीचे फर्श पर जा गिरा। उसने उठने की कोशिश तक नहीं की। वो यूं ही गिरे रहना चाहता था। आंसुओं से तर चेहरा दर्द की एक नई दास्तान सुनाता था। मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं इंसानों के दरमियान रहने के लायक नहीं हूँ। मैं जीने के लायक नहीं हूँ। मैं मैं बदतरीन डिजर्व करता हूँ। वो अपने नाकर्दा गुनाहों के बोझ तले दब चुका था, जो कत्ल ज़यान ने उसके जिस्म में रहते हुए किए थे। उसे लगता था कि वो कत्ल उसके हाथों पर हैं। उसे कैद ही रहना चाहिए। उसका आज़ादी पर कोई हक नहीं है। वो टेरिस के ग्रिल से टेक लगाए हुए आसमान को तक रही थी। हाथ में कॉफ़ी का मग था। वो इतने अरसे में अच्छी कॉफ़ी ना सही, मगर गुजारे लायक कॉफ़ी बनाना सीख गई थी। उसने कॉफ़ी के 2 घूंट भरे, फिर अपने बालों में हाथ फेरने लगी। वो समझता है कि वो ज़मीन है और मैं आसमान, जिनका मिलना मुमकिन नहीं। लेकिन वो ये क्यों नहीं समझता कि ज़मीन और आसमान में कितना ही फासला हो, वो हमेशा एक साथ चलते हैं। वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, फिर टेरेस के दरवाजे से लाउंज में दाखिल हुई। सोफे पर लूना सो रही थी। वो कॉफ़ी का मग किचन की शेल्फ पर रखकर अपने कमरे में दाखिल हुई। कमरा सुर्ख रोशनी में नहाया हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए बेड के किनारे पर आकर बैठी। नजरें सामने लटके हुए बोर्ड पर थीं। बोर्ड उसी तरह यज़ीन की तस्वीरों से भरा हुआ था, मगर कोने में एक छोटी सी पर्ची लटक रही थी जिस पर उसका नाम लिखा था। उसका नाम पढ़ते ही ज़ैना किसी और ही सोच में डूब गई। यज़ीन की थेरेपी सेशंस कैसे जा रहे हैं? वो हाथ बांधे डॉक्टर ओलिविया के सामने खड़ी थी। अभी तक तो सब सही जा रहा है, और सब सही जाना ही सबसे ज़्यादा खतरे की बात है। जो रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स मुझे मिली थी, उनके मुताबिक यज़ीन की दूसरी शख्सियत काफ़ी खतरनाक और जारहाना तबीयत की है। ओलिविया ने एक गहरा सांस लिया। मैंने यज़ीन से जब भी बात की है, उनमें से चंद एक बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मैं यज़ीन से नहीं, ज़यान से बात कर रही हूँ। क्योंकि ज़यान के सामने आते ही यज़ीन के चलने फिरने, बोलने, यहाँ तक कि आंखों के तासुरात भी बदल जाते हैं। मगर वो पुरसकून बैठा था मेरे सामने। वो यज़ीन की तरह तहम्मुल से रहने का नाकाम कोशिश कर रहा था। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही।
زینا اس کی بات پر کافی حیران ہوئی تھی، لیکن وہ بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ میں جانتی ہوں کہ تم اتنی آسانی سے خاموش بیٹھنے والے نہیں ہو، لیکن آخر تم کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ اس کا دماغ زین کے حوالے سے الجھا ہوا تھا۔ جہاں تک وہ زین کو جانتی تھی، وہ یوں ہار مان لینے والوں میں سے نہیں تھا۔ پھر ایسا کیا تھا جو وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہا تھا؟ 4-5 کاغذ کو جوڑ کر ایک بڑا کاغذ بنایا گیا تھا، جسے میز پر پھیلایا گیا تھا۔ کاغذ پر کچھ دبے اور لکیریں بنی تھیں۔ کافی توجہ دینے کے بعد سمجھ آتی تھی کہ یہ کسی جگہ کا نقشہ ہے، اسٹیٹ ہاسپٹل کا نامکمل نقشہ۔ وہ اب تک پورے ہاسپٹل میں نہیں گھوما تھا، لیکن جو جو جگہ وہ دیکھ چکا تھا اس نے انہیں نقشے میں ڈال لیا تھا۔ وہ میز پر ہاتھ ٹکائے کھڑا بغور اس نقشے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے کاغذ دور پھینکا، پھر پوری قوت کے ساتھ 3 مکے سامنے دیوار میں مارے۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہر گیٹ پر سیکیورٹی سخت تھی۔ وہ کسی طرح اس عمارت سے باہر نکل بھی جاتا ہے تو گیٹ پر آ کر پھنس جائے گا۔ اس نے کھڑکی کی جانب دیکھا۔ اس کا کمرہ سب سے اوپر والی منزل پر تھا۔ کھڑکی سے چھلانگ لگانے کا مطلب اپنی موت کو خود دعوت دینا ہے۔ یہ زین تو پھر بھی پورا دن باہر جا سکتا تھا، لیکن وہ زیادہ تر رات کو ہی حاوی ہوتا تھا، اور تب کمرے کا لوک لگا دیا جاتا تھا۔ مجھے کسی بھی طرح ولیم سے رابطہ کرنا ہے۔ اسے ہاسپٹل کے فون سے صرف چند مخصوص جگہ کال کرنے کی اجازت تھی، جو کہ تصدیق شدہ نمبر تھے۔ ایسے میں وہ ولیم کو کال نہیں کر سکتا تھا۔ دماغ پھرتی کے ساتھ چل رہا تھا، مگر کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دم اس کی نظر ٹیبل لیپ کے پاس رکھے ہوئے تصویر پر گئی۔ یہ زین کے ساتھ یقیناً وہی کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کا چہرہ سرد ہو گیا تھا، آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی۔ اس نے جلدی سے وہ تصویر اٹھائی، پھر ایک نفرت بھری نگاہ اس لڑکی پر ڈالی۔ وہ چند لمحوں میں ہی تصویر کے کئی ٹکڑے کر چکا تھا۔ اس نے غصے سے چلانا چاہا، مگر پھر خود پر قابو کیا۔ ڈاکٹر اولیویا اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اور ایسا وہ ہونے نہیں دے گا۔ وہ سامنے آنے پر پرسکون اور خاموش رہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ زین کا مکمل علاج ہو، کیونکہ یہ اس کے لیے خطرے کی بات تھی۔ اس نے نقشہ بیڈ کے گدے کے نیچے چھپاتے ہوئے بیڈ کی چادر درست کی، پھر کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی روشنی پورے آفس میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سیاہ سوٹ پہنے اپنی کرسی پر براجمان تھی۔ یہاں بیٹھی وہ اپنے آفس کی ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرے کے بائیں جانب ایک الماری کھڑی تھی، جس میں قانون کی بے تحاشا کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے سامنے موجود لکڑی کی میز سیاہ موٹی موٹی فائلز سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ تمام فائلز پر گھمائی، پھر اس کی نظر سرکتے ہوئے میز کے کونے پر رکھی ہوئی تختی پر گئی، جس پر اس کا نام اور عہدہ درج تھا، زینا الاسٹیر، کرمنل ڈیفینس سیلیسیٹر۔ اپنا نام پڑھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ اب وہ اپنے بالوں کو آدھے جوڑے میں باندھے ہوئے سامنے کھلی پڑی ہوئی فائل کو بے حد غور کے ساتھ مشاہدہ کر رہی تھی۔ وہ فائل پڑھنے میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کے پاس پڑا موبائل کب سے بج رہا ہے۔ اس نے جلدی جلدی فون اپنے کان سے لگاتے ہوئے کال ریسیو کی۔ دوسری جانب سے لیزا کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں آ کر پڑی۔ یہ تم نے جب سے دوبارہ وکالت شروع کی ہے، تم زیادہ ہی مصروف نہیں ہو گئی ہو؟ آئی ایم ریئلی سوری یار، میں بس آ رہی ہوں۔ تم پارکنگ میں میرا 2 منٹ انتظار کرو۔ اگلے ماہ لیزا کی شادی تھی۔ وہ دونوں ایک ہفتے سے شاپنگ کا پلان بنا رہی تھیں، لیکن کسی نہ کسی مصروفیات کی وجہ سے پلان کینسل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ زین اور ڈاکٹر اولیویا لان میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ ڈاکٹر اولیویا کا ماننا تھا کہ قدرتی چیزیں دماغ پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، اسی لیے وہ زیادہ تر یہ زین کے سیشنز لان میں لیتی تھی، جہاں بے تحاشا پودے موجود تھے۔ کافی تو واقعی بہت اچھی بناتے ہو، انہوں نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ یہ زین جواب میں مسکرا دیا۔ دونوں کی کرسیوں کے بیچ میز موجود تھا، جس پر ٹیپ ریکارڈر پڑا تھا۔ سیشن میں ہونے والی ایک ایک بات ریکارڈ کی جاتی تھی۔ آج کل آپ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کوئی چیز تنگ تو نہیں کر رہی؟ اس نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے سوال کیا۔ یہ زین نے جواب میں تھوڑی دیر سوچا۔ اولیویا اس کے ایک ایک تاثر کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نارمل تھیں، وہ آرام اور سکون سے بیٹھا تھا۔ نہیں، اب میں ماضی کو کم سے کم یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں تمام بری یادوں کو بھول کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مگر وہ بے حد آرام سے بات کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سوچنے کے لیے وقفہ لیا۔ مگر میں سب کچھ نہیں بھول پاتا، کوشش کروں بھی تو ذہن میں خود بخود ہی ان چیزوں کا خیال جاگ جاتا ہے، اور پھر جیسے میرا خود پر قابو نہیں رہتا، ہر چیز دھندلانے لگ جاتی ہے۔ میں خود پر سے اپنا اختیار کھو دیتا ہوں۔ میں بہت کمزور پڑ جاتا ہوں اس لمحے۔ چہرے پر اضطراب پھیل گیا، ہاتھ بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔
आंखों में खौफ की लहर थी। ऐसा क्या है जो आप भूल नहीं पाते? उसने कॉफी का मग साइड पर रख दिया। उसकी पूरी तवज्जो यज़ेन पर थी। वो वो मेरे मेरे कानों में गुनगुनाता है। सांस फूल रही थी। उसके हाथ से कॉफी का मग गिरते गिरते बचा। कानों में विक्टर के गाने की आवाज गूंजने लगी। वो उसके करीब आ रहा था। उसने नाउम्मीदी से गर्दन झुका ली। वो उसके ऊपर झुका था और आगे के तमाम मनाजिर धुंधला गए। उसने नजर उठाकर डॉक्टर ओलिविया को देखा। ओलिविया ने गौर किया कि उसकी आंखों की नरमी एकदम ही सख्ती में बदल गई थी। बेचैन चेहरा सर्द हो गया था। अब वहां कोई भी तासुर नहीं था। अब कपाते हाथों में पुख्तगी आ गई। वो अपनी जगह पर चौकन्ना बैठा था। उसने इर्द गिर्द नजर घुमाकर देखा। हर जगह सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उसकी कोई भी हरकत करने से पहले वो यहाँ पहुंच सकते थे। यज़ेन, आप ठीक हो? उसने ओलिविया को चुपती निगाहों से देखा, फिर अस्पात में सर हिलाया। डॉक्टर ओलिविया उससे बहुत से सवाल कर रही थी और वो बस हाँ या नहीं में सर हिला रहा था। वो जान गई थी कि इस वक्त यज़ेन से नहीं, ज़ियान से बात कर रही हैं। अगस्त का महीना शुरू होते ही एडिनबरा में सियाहों की तादाद बढ़ गई थी, क्योंकि हर साल अगस्त के माह में एडिनबरा में दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट का त्योहार होता है। मज़ीद त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल फेस्टिवल, जिसमें मौसीकी, ड्रामा, अदाकारी और रक्स के बेहतरीन नमूने पेश किए जाते हैं। मज़ीद कुतुब मेला भी लगता है, जिधर दुनिया भर की किताबें मौजूद होती हैं। एडिनबरा की फिजा में खुशी की लहर दौड़ रही थी। हर मकाम पर भीड़ जमा थी। आबादी से ज्यादा सियाह हर जगह घूमते हुए नजर आ रहे थे। वो भी उन्हीं के दरमियान घूमती फिरती दिखाई दी। हाथ में मोबाइल फोन उठाया हुआ था, जिसे वो घुमा घुमा कर इर्द गिर्द की हर चीज दिखा रही थी। उसने अपने साथी यज़ेन को वीडियो कॉल पर लिया हुआ था। सफेद खुली पैंट के ऊपर पूरी आस्तीन की सियाह धारों वाली शर्ट पहनी हुई थी। शर्ट ढीले अंदाज में टकिन थी। आस्तीनें फोल्ड की हुई थी। कंधे पर तेज सियाह रंग का बैग लटका हुआ था। पाँव में हमेशा की तरह सियाह हील्स पहनी हुई थी। एडिनबरा के रास्ते कितने भी पथरीले क्यों ना हो, वो ज़ेना अलेस्टियर को हील्स पहनने से नहीं रोक सकते थे। प्रिंस स्ट्रीट गार्डन्स में लोगों का हुजूम लगा हुआ था। अंदर मौजूद कुशादा सीढ़ियाँ, जो कि ऊपर से आते हुए नीचे की जानिब मजीद फैल रही थी, और उनके किनारे पर तेज भूरे पत्थर और महारत से तराश खराश करके बने नक्श खड़े थे। वो एक नक्श से टेक लगाए हुए हाथ में हैगिस थामे बैठी थी। फिर उसने नजर घुमाकर अपने पीछे देखा। गोथक तर्ज में खड़ा बुलंद और नोकदार मीनार तेज भूरे रंग में ढला हुआ था। मीनार के साथ मौजूद सतून नफीस पत्थरों की तराश खराश से बने हुए थे। ये मीनार तकरीबन 200 फुट बुलंद है, जो कि एडिनबरा की स्काईलाइन में दूर से वाज़े दिखाई देता है। इस तारीखी यादगार को स्कॉट मॉन्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। सीढ़ियों पर आहिस्ता आहिस्ता लोग ऊपर नीचे जाते नजर आ रहे थे। वो हाथ में थामे हैगिस को आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी। ये एक रिवायती स्कॉटिश डिश है। ज़ेना जब भी प्रिंस स्ट्रीट गार्डन्स का चक्कर लगाती थी, वो यहाँ स्कॉट मॉन्यूमेंट के साथ मौजूद सीढ़ियों पर बैठकर ये डिश जरूर खाती थी। फिर वो रॉयल माइल की गलियों से होते हुए एडिनबरा कैसल पहुंची। रात में एडिनबरा कैसल सुनहरी रोशनियों से चमक रहा था। कैसल के बाहर हजारों तमाशाई बैठे थे। वो एक ऊंची निशित पर बैठी यज़ेन से बातें कर रही थी और साथ साथ सामने के मनाजिर देख रही थी। द रॉयल एडिनबरा मिलिट्री टैटू तकरीब शुरू हो चुकी थी। तमाम लोगों की नजरें नीचे ग्राउंड पर थीं। अचानक बैग पाइप्स की गूंज फिजा में फैली। स्कॉटिश सिपाहियों के मंजिम कदम, रंग बिरंगे रिवायती क्लिट्स और धूल की थाप पूरे मैदान को एक जादुई कैफियत में डुबो रही थी। आतिशबाजी का दिलकश मंजर आसमान को रंगों से भर रहा था। तकरीब का इख्तिताम भरपूर तालियों के साथ हुआ। अगले रोज वो ओल्ड टाउन में मुनक्किद होने वाले कुतुब मेले में घूम रही थी। यज़ेन स्क्रीन से देखकर उससे बता रहा था कि वो उसके लिए कौन कौन सी किताबें खरीदे। उसने यज़ेन की फरमाइश के मुताबिक तमाम किताबें खरीदी थी। ढलते सूरज के साथ लिजा की शादी की तकरीब का आगाज हुआ। बागीचे भर की कुमकुमों से सजा हुआ था। घास पर कुर्सियां एक तरतीब से लगी हुई थीं। स्टेज सफेद और हल्के गुलाबी फूलों से सजा हुआ था। लिजा सफेद गाउन पहने हुए अपने डैड के साथ चलते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। उसके गाउन की टेल दूर तक फैली हुई थी। सर पर सफेद फूलों का ताज पहना था। हर एक की नजर लिजा पर थी। ज़ेना ने लिजा को स्टेज की जानिब बढ़ते हुए देखा तो वो हाथ में अंगूठी का डब्बा थामे उसके करीब बढ़ी। उसने हल्के बीच रंग की सैटिन मैक्सी पहनी थी, जो कि उसके बदन से लिपटी हुई थी। मेकअप मुनासिब मिकदार में किया हुआ था। होठों पर धीमी धीमी मुस्कुराहट थी। बाल हल्के हल्के कर्ल किए हुए थे। ज्वेलरी के नाम पर गले में छोटा सा नेकलेस पहना हुआ था। तुम क्यों इतना तैयार हुई हो? लिजा ने उसके कान में सरगोशी की। ज़ेना उसकी बात पर मुस्कुराई।
मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस लंगूर के चक्कर में तुमने क्या खोया है, उसने उतरते हुए कहा। लिजा नफी में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी। वो स्टेज के पास पहुंची तो स्टीफन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लिजा ने उसका हाथ थाम लिया। मौसीकी की आवाज़ थम गई। लिजा और स्टीफन एक दूसरे के सामने खड़े थे। पादरी ने बारी बारी दोनों की रजामंदी पूछी। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को कबूल किया। बागीचा तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। लिजा स्टीफन के गले लगे खड़ी थी। ज़ेना उन दोनों को देखकर खुलकर मुस्कुराई। रक्स और खाने के बाद तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। वो एक साथ स्टेज पर बैठे केक खा रहे थे। स्टीफन मेहमानों को सी ऑफ कर रहा था। तुम कब शादी कर रही हो? अब मुझे भी ब्राइडमेड बनने का मौका दो। केक वाली प्लेट खाली हो गई थी। उसने प्लेट मेज पर रख दी। मैं तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? शादी पागल लोग करते हैं। उसकी बात पर लिजा खिलखिलाकर हंसी। जब तुम्हें मोहब्बत होगी ना तो फिर पूछूंगी मैं। हो चुकी है मोहब्बत। वो हल्का सा मुस्कुराई। लिजा ने उसके हाथ से केक वाली प्लेट थाम कर मेज पर रखी। फिर उसका हाथ मजबूती के साथ थाम कर उसके करीब हुई। और ये कब हुआ? तुमने मुझे नहीं बताया, अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया? वो खफा खफा नजरों से उसे देख रही थी। मुझे लगा शायद तुम्हें पता है कि मैं हमेशा से यज़ेन से। हैरत के मारे लिजा का मुंह खुला का खुला रह गया। मगर तुमने मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं होने दिया। हाँ, तुम्हें शुरू से उसकी परवाह थी, मगर मोहब्बत? वो जवाब में चंद लम्हे खामोश रही। फिर वो बिना लिजा को देखे बोलना शुरू हुई। मैंने एक अरसा अपने तमाम जज्बात छुपा कर रखे हैं लिजा। मैंने अपनी ज़िंदगी के 12 साल नफरत में गुजार दिए। मुझे लगता था कि मैं इस नफरत और इंतकाम की आग में जलकर मर जाऊंगी। मुझे अपना इख्तिताम शुरू से पता था। लेकिन लिजा, उसने लिजा की जानिब देखा। सुरमई आंखें नम थीं। उनमें कुछ छिन जाने का खौफ था। उसने एक गहरा सांस लेकर खुद पर काबू किया। लिजा उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ नरमी के साथ फेर रही थी। लेकिन लिजा, अब मैं मरना नहीं चाहती। मैंने अरसे बाद जिंदगी को जीना शुरू किया है, मोहब्बत को महसूस किया है। मैं तमाम नफरतों को भुला चुकी हूँ। अरसे बाद मैं वो प्यार से रहने वाली ज़ैना बन गई हूँ जो कहीं खो गई थी। अब मैं मोहब्बत के बारे में सोचती हूँ, ये ज़ैन के बारे में सोचती हूँ। वो उदासी से मुस्कुरा रही थी। लेकिन लिजा ने कुछ कहने के लिए लब खोले। ये ज़ैन मेरी ज़िंदगी है, एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। और ज़ैन तुम्हारी मौत है। तुम जानबूझकर खुद को अंधी खाई में नहीं धकेल सकती। तुम जानती हो कि वो कितना खतरनाक है, फिर भी तुम ये सब बोल रही हो। मुझे भी यज़ेन से दिली हमदर्दी है, मगर उसके लिए तुम कब तक इंतज़ार करोगी? क्या गारंटी है कि वो कभी ठीक हो भी जाएगा? लिजा उसे आराम के साथ अपनी बात समझा रही थी, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। आपको बिल्लियाँ पसंद हैं? इस सवाल पर यज़ेन ने इस्बात में सर हिलाया। वो लॉन की घास पर टांगे फोल्ड किए हुए बैठा था। गोद में सफ़ेद रंग की बिल्ली लेटी थी और वो उसके सर पर हाथ फेर रहा था। मेरे पास एक बिल्ली है, मतलब थी। बात करते करते चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। उसने सर उठाकर देखा। डॉक्टर ओलिविया उसके सामने बैठी नरमी के साथ उसकी जानिब देख रही थी। मुझे वो बहुत अजीज है, उसने बेहद आहिस्ता आवाज़ में कहा। मैं आपकी कैफियत समझ सकती हूँ यज़ेन। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके बगैर नहीं रह सकते। यज़ेन की गर्दन मजीद झुक गई। क्या वाकई कोई उसकी कैफियत समझ सकता था? नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि हम खुद से मोहब्बत क्यों नहीं करते? यज़ेन खामोश रहा। बताइए यज़ेन, आप खुद से मोहब्बत क्यों नहीं करते? जवाब में उसके लब हिले, मगर कोई अल्फाज अदा न हुए। वो क्यों खुद से मोहब्बत नहीं करता था? क्या कभी उसने अपने बारे में सोचा था? नहीं। उसने तो कभी अपनी ज़ात के मुतालिक सोचने की कोशिश नहीं की। दोनों अतराफ गहरी खामोशी छा गई। डॉक्टर ओलिविया उसके बोलने का इंतजार करने लगी। यज़ेन ने बिल्ली के सर पर प्यार दिया और उसे अपनी गोद से उठाकर घास पर लेटा दिया। फिर उसने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए घुटनों पर अपने हाथ टिकाए। वो दाएं जानिब देखते हुए बोलना शुरू हुआ। जब मैं 5 साल का था तब मुझे लगता था कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं गली में मौजूद 3-3 बच्चों को अकेला मार कर आ जाता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो मुझे हाथ लगाए। वो उदासी से मुस्कुराया। ओलिविया भी मुस्कुरा दी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझसे ज़्यादा कमज़ोर तो कोई है ही नहीं। जॉर्डन मुझे थप्पड़, मुक्के, लातें और बेल्ट और बहुत सी ऐसी चीज़ों से मारता था जिनसे कई कई दिन के लिए मेरे जिस्म पर निशान छप जाते थे। येज़ेन ने अपना सर झुका लिया। वो नहीं चाहता था कि कोई इस वक्त उसका चेहरा देखे। वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर रो रहा था।
जिस्म पर अनजाना सा खौफ तारी था। वो खुद को जितना नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, सब बेकार थी। लेकिन एक दफ़ा मैंने खुद को बचाने की कोशिश की। मैंने सोच लिया था कि अगर अब उसने मुझे मारा तो मैं भी उसे मारूंगा, और और जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने भी बदले में उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। मगर मगर उसके बाद वो मज़ीद गुस्से में आ गया। उसने मुझे इतने थप्पड़ थप्पड़ मारे कि मैं गिनती भूल गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद के लिए नहीं लड़ सकता। मैं कमज़ोर हूँ। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं खुद की मदद कर सकूँ। उसकी गर्दन मज़ीद गिरती चली गई। वो सर उठाने की हिम्मत नहीं रखता था। माजी उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? क्यों एक पल के लिए भी वो सब नहीं भूल पाता था? यज़ेन ने अपना हाथ उठाया, फिर अपनी हथेली की जानिब खाली निगाहों के साथ देखने लगा। डॉक्टर ओलिविया खामोशी से उसकी सब बातें सुनती रहीं। उसकी आंख नम हुई तो उसने अपनी आंख साफ की। मैं तो खुद की कभी हिफाजत नहीं कर पाता। मैंने उस रात सब सब महसूस किया। वो 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 मेरे जिस्म से अपनी हवस मिटा रहा था और मैं बस देखता रहा। 5 5 बार उसने वो सब दोहराया। वो बार-बार मेरे मेरे ऊपर चढ़ा था और यज़ेन ने शिकस्ता सी गर्दन हिलाई। आंसू तेजी के साथ उसकी हथेली पर आकर गिर रहे थे और वो उन्हें रोक ना पाया। लम्हा भर को वो भूल गया था कि उसके सामने कोई मौजूद है। वो ज़ारों कतार रोता गया। बच्चों के साथ ऐसे कौन करता है? मैं तो सिर्फ 6 साल का था। वो जानता था कि मैं कमज़ोर हूँ। वो जानता था वो जानता था कि मेरा कोई नहीं है। मुझे कोई नहीं बचाएगा। उसने फिर भी मेरी साथ दागदार की, और मैं क्यों कुछ नहीं कर पाया? मुझे खुद को बचाना चाहिए था। मुझे वहाँ से भाग जाना चाहिए था। इसीलिए मुझे उस यज़ेन से नफ़रत है जो अपनी हिफाजत नहीं कर पाया। मैं खुद से कभी मोहब्बत नहीं कर पाता। उसने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी आंखें रगड़कर साफ की, फिर अपने गीले गालों को बारी-बारी पोंछा। ज़हन में बार-बार माज़ी की झलकियां गर्दिश करने लगी। एक सेकंड के लिए उसे लगा जैसे वो खुद से अपना काबू खो रहा था। दिमाग में जैसे धुन छा रही थी। फिर उसने सारी सोचों को झटकते हुए बाएं जानिब देखा। बिल्ली अभी भी उसके घुटनों पर सर रखे हुए लेटी थी। उसने दोबारा से बिल्ली को अपने गोद में लिटा लिया। पहले वो खुद से सिर्फ इस वजह से नफरत करता था कि वो अपना दिफा नहीं कर पाया था, लेकिन अब वो खुद से इसलिए भी नफरत करता था क्योंकि उसने एक शैतान को अपने अंदर पलने दिया था। ज़ियान ने उसके जिस्म में रहते हुए ना जाने कितनी तबाहियां फैलाई थी। वो उस बात की वजह से अंदर ही अंदर खुद से शर्मिंदा ऐसा रहता था, लेकिन वो इस बात का इजहार डॉक्टर ओलिविया के सामने नहीं कर पाया। वो बस चुपचाप बैठा खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। जब वो किसी हद तक नॉर्मल हो गया तो डॉक्टर ओलिविया बोलना शुरू हुई। खुद को माफ़ कर दो यज़ेन। हमें खुद को इन चीज़ों के लिए माफ़ कर देना चाहिए जिन पर हमारा इख्तियार नहीं होता। आप सिर्फ 6 साल के थे। 6 साल का बच्चा कैसे अपना बचाव करता? ये नामुमकिन था। उसने नज़र उठाकर ओलिविया को देखा। भूरी आंखें रोने की वजह से सख्त सुर्ख हो रही थीं। उसने फिर से नजरें झुका ली। इस सब में आपका कुछ कसूर नहीं था। खुद पर रहम करो। उस 6 साल के यज़ेन पर रहम करो। आप एक 6 साल के बच्चे से नफरत कर रहे हो क्योंकि वो कमज़ोर था, मासूम था। क्या खुद को माफ़ करना इतना आसान था? वो फैसला ना कर पाया। जानते हो, दुनिया में हर रोज़ 40,000 से भी ऊपर बच्चे रेप का शिकार होते हैं, और ये उनके केसेस की तादाद है जो कि पुलिस को रिपोर्ट किए जाते हैं। ना जाने कितने ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते। अब तक तकरीबन 600 मिलियन से भी ज़्यादा लोग 18 से कम उम्र में जिनसी ज़्यादती या तशद्दुद का निशाना बने हैं, और हर साल इस तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो आप मुझे बताइए ज़ेन कि क्या उन सब बच्चों का कोई कसूर था? क्या आपको लगता है कि उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की होगी? ज़ेन ने उसके इस सवाल पर ना चाहते हुए भी नफी में सर हिलाया। तो क्या आप उन 600 मिलियन बच्चों से नफरत करते हो? क्या रेप विक्टिम से नफरत करना उनके साथ ज्यादती नहीं है? वो पहले ही बेहद मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा हसास होते हैं। उनमें से कई तो हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं और कई अपने ट्रॉमा से लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर बहुत ही कम लोग मुकम्मल तौर पर अपने ट्रॉमा से हील हो पाते हैं। तो आप बताइए ज़ेन, क्या आप उन सब बच्चों से नफरत करते हैं? नहीं, ज़िंदगी उनके लिए पहले ही काफ़ी दुश्वार है। मैं उनसे दिली हमदर्दी रखता हूँ। उन सब का तो मोहब्बत पर सबसे ज़्यादा हक है। मैं उनसे कभी नफरत कर ही नहीं सकता। वो बेइख्तियार ही जल्दी जल्दी कह उठा।
तो आप खुद से नफरत क्यों करते हैं? येज़ेन ने साकित निगाहों से ओलिविया की जानिब देखा। एक पल के लिए वो कोई जवाब न दे पाया। येज़ेन, हमारे लिए दूसरे लोगों से मोहब्बत करना बेहद आसान होता है। हम दूसरों को माफ़ भी कर देते हैं, ये सोचकर कि हम रहमदिल हैं। लेकिन जब बात हम पर आती है तो हम ये नहीं कर पाते। हम खुद को मोहब्बत के काबिल समझना छोड़ देते हैं। हम अपनी ज़ात के लिए इतना सख्त दिल हो जाते हैं कि खुद को ना करदा गुनाहों के लिए भी माफ़ नहीं कर पाते। हम बार बार खुद को इल्ज़ाम देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान होता है। वो सांस लेने को रुकी, फिर दोबारा बोलना शुरू हुई। हमें खुद पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए येज़ेन। हमें खुद को माफ़ कर देना चाहिए। हम जब तक खुद से मोहब्बत नहीं करते, हम किसी दूसरे से क्या मोहब्बत करेंगे? खुद से मोहब्बत ज़रूरी है, वरना इंसान की अपनी ज़ात तन-तनहा रह जाती है। मैं चाहती हूँ कि जब आप मोहब्बत के बारे में सोचो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले अपना ख्याल आए। आप इन हालात के विक्टिम हो जो आपके बस में नहीं थे। खुद पर रहम खाओ येज़ेन, खुद को माफ़ कर दो। वो जब से कमरे में वापस आया था, तब से डॉक्टर ओलिविया की बातों के बारे में सोच रहा था। क्या वाकई उसे खुद को माफ़ कर देना चाहिए? शायद हाँ, शायद वो खुद पर खुद ही जुल्म कर रहा था। उसने शीशे में अपना अक्स देखा। उसे अपने सामने 6 साला येज़ेन खड़ा नजर आया। वो बुरी तरह रो रहा था। येज़ेन उसे काफ़ी देर बगौर तकता रहा, फिर किसी ख्याल से बेदार होते हुए उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। वो 6 साला येज़ेन अपने आंसू साफ करने लगा। फिर जवाब में वो भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो 6 साला येज़ेन को उस सब के लिए माफ़ कर चुका था जिस पर उस मासूम का कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन वो हाल में मौजूद येज़ेन को माफ़ नहीं कर पा रहा था। ये सब उसके लिए इतना आसान नहीं था। वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। चंद महीने गुजर चुके थे। ज़ेना हफ्ते में 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त येज़ेन के साथ गुजारती थी। बाकी के दिन फ़ोन कॉल पर बात हो जाया करती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मुलाकात का दौरानिया कम कर दिया गया। अब वो हफ्ते में बस 2 दिन येज़ेन से मिल सकती थी। मैं जानती हूँ कि येज़ेन आपके साथ बहुत खुश रहता है। आपके कहने पर वो हमारी भी कई बातें मान लेता है, लेकिन किसी इंसान पर हद से ज़्यादा मुनसर करना गलत है। वो अपने फैसले भी आपसे पूछ कर लेता है, क्योंकि वो अपने फैसले खुद लेने के बारे में सोचता ही नहीं है। उसे कोई चाहिए जो उसके लिए फैसले ले। क्या ये सही है? वो काफ़ी देर से डॉक्टर ओलिविया से बहस कर रही थी, लेकिन इस सवाल पर वो खामोश हो गई। यज़ेन हमेशा से किसी दूसरे के डोमिनेंस में रहने का आदी है। उसमें यज़ेन का कोई कसूर नहीं है। उसने बचपन से जो कुछ फेस किया है, उसके बाद उसकी शख्सियत दब गई है। वो अपने से ज़्यादा दूसरों की बातों पर यकीन करता है, उनकी हर बात मानता है, जैसे उसके पास और कोई चारा नहीं है। वो चाहे उसका सौतेला बाप हो, बोर्डिंग स्कूल की टीचर हो, ज़यान हो या फिर आप, वो सबका माते बनकर रहता है। अगर ये सब चलता रहा तो ज़यान हमेशा ही उस पर राग़िब रहेगा। येज़ेन को अपने फैसले खुद लेने चाहिए। उसे भी एक सोच रखने का इख्तियार है। वो हॉस्पिटल से निकल रही थी। डॉक्टर ओलिविया की कई बातें दिमाग में बार बार आ रही थीं। ट्रेन में बैठी वो बस उसी बारे में सोच रही थी। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ था कि येज़ेन ने अपनी मर्जी से कुछ किया हो? वो शुरू से उसके तमाम फैसले खुद लेती आ रही थी। हाँ, वो उसका बुरा नहीं सोचती थी, मगर अपने बारे में सोचने का हक तो येज़ेन को भी था। बहुत देर गौर करने के बाद उसे डॉक्टर ओलिविया की बातें दुरुस्त लगी। डॉक्टर ओलिविया के उस फैसले पर येज़ेन को बहुत एतराज़ था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझ गया कि वो ठीक कह रही हैं। उसे ज़यान से लड़ने के लिए अपनी दबी हुई शख्सियत को उभारना होगा। उसके लिए ज़रूरी था वो अपने बारे में खुद सोचें, खुद फैसले लें, चाहे वो गलत हो या सही। उसने चंद महीनों में 1-2 दोस्त भी बना लिए थे। हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से उसकी अच्छी बातचीत हो गई थी। हॉस्पिटल में उनके लिए कई तकरीबात का इंतज़ाम किया जाता था, जिनमें वो थोड़ा खुलकर हिस्सा लेता था। यानी वक्त के साथ उसके बर्ताव में मुस्बत तब्दीली आई थी, और ये तब्दीली ज़यान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने पूरी इमारत का नक्शा बना डाला था, मगर कहीं कोई ऐसी जगह नहीं थी जिधर से वो भाग सके। लेकिन अब वो प्लान बदल चुका था। वो खुद यहाँ से नहीं भागेगा। हॉस्पिटल की इंतज़ामिया खुद उसे बाहर लेकर जाएंगी। वो निचला होंठ दबाए हुए मुस्कुरा रहा था। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।